नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक, पीएम समेत 38 दलों के नेता कर रहे हैं शिरकत। बैठक से पहले पीएम ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा हमारा एक टाइम टेस्टेड गठबंधन है जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर बोला हमला। बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन बताया, कहा भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की दूसरे दिन की बैठक में विपक्षी दलों ने यूपीए का नाम बदलकर किया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। कांग्रेस समेत कुल 26 दल के नेता हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। इससे हवाई यातायात, पर्यटन, रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। पीएम ने कहा बहुत लंबे समय से की जा रही लोगों की मांग आज हुई पूरी। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलाधिकारियों और 9 सचिवों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया भूमि सम्मान 2023। का डिजिटल इंडिया की मजबूती के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटल पंजीकरण करना होगा अनिवार्य। पैंतालीस दिनों के भीतर सहारा की सहकारी समितियों में डूबे हुए निवेशकों के पैसे मिलेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ। का पोर्टल के जरिए 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को लौटाई जाएगी उनकी पूरी राशि। और भारत की 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई बातचीत। मुलाकात से पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। और अब सभी खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के अशोका होटल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस बैठक में अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास की तरफ से चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोजपा की ओर से पशुपति पारस, सुभाषपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जीतन राम मांझी समेत कुल 38 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। और बैठक से पहले पीएम ने ट्वीट कर कहा कि पूरे भारत से हमारे एनडीए साझेदार आज दिल्ली में बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। हमारा गठबंधन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। विपक्षी दलों की दूसरे दिन की बैठक आज बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द ही बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। विपक्षी दलों की बैठक पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला किया है। पीएम ने कहा कि भारतीयों में सामर्थ्य की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन परिवारवादियों ने अन्याय किया है। उन्होंने विपक्षी एकता की कोशिशों पर यह कहकर करारा वार किया कि देश के बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है। उन्होंने बेंगलुरु में विपक्षी जुटान पर कहा
कि माल कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और सच्चाई कुछ और है। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल सिर्फ दो चीजों की ही गारंटी देती है, ये जातिवाद और भ्रष्टाचार ही बेचते हैं। ये सिर्फ चेहरों का ही खेल है। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया और कहा कि ये 20 लाख करोड़ रुपए घोटाले की गारंटी है। उन्होंने बताया कि ये विपक्षियों के सम्मेलन की खास बात यह भी है कि वहां सिर्फ सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को सम्मान दिया जा रहा है। इनका मकसद है देश का विकास रोककर परिवारवाद को बढ़ावा देना। पीएम ने कहा कि विपक्ष बाढ़ घोटाले और शराब घोटाले पर एक दूसरे को बचा रहा है और देश की जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहा है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने 710 करोड़ की लागत से बने पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। वर्चुअली पीएम ने समारोह में शिरकत की। इस मौके पर नागर विमानन मंत्री सहित उपराज्यपाल डीके जोशी भी मौजूद थे। वीर सावरकर हवाई अड्डे का ये टर्मिनल 40,800 वर्ग मीटर में बना है। इसकी क्षमता 4,000 रोजाना से बढ़कर हर रोज 11,000 यात्रियों की होगी। यहाँ 10 विमान खड़े करने की भी सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत लंबे समय से लोगों की मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ दलों की राजनीतिक स्वार्थ की वजह से देश के कई क्षेत्र पीछे छूट गए। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण
विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। बीते 9 वर्षों में हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका विकास का अर्थ व्यापक है, ये सर्वस्पर्शी है और समावेशी है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में मौजूदा केंद्र सरकार ने अंडमान का बजट भी बढ़ाया है और दोगुनी रफ्तार से काम भी किया है। यह विकास द्वीप की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सैटेलाइट के भरोसे ही था। हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इस परेशानी को दूर कर दिया है। और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोर्ट ब्लेयर में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सपूतों, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों और सरहद पर शहीद हुए वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में अंडमान के 21 द्वीपों का नाम भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जा चुका है। वहीं उन्होंने दूसरी ओर बताया कि उड्डयन क्षेत्र में बीते 9 साल में किस तरह से अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र में एक नई तीव्रता और एक नई तेजी आई है। जहां 66 वर्षों में देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट बनकर 148 एयरपोर्ट आज देश में बन चुके हैं। जहां देश में केवल 2013-14 में 6 करोड़ घरेलू यात्री थे, आज उसी भारत में 14.5 घरेलू यात्री, मतलब 130% की वृद्धि हुई है। जहां एयरलाइंस की फ्लीट में केवल 400 विमान होते थे, 9 वर्षों में आज 700 विमान, 75% वृद्धि हुई है। और जिस देश में केवल 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट थे, आज उसी देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 अतिरिक्त बनकर 14 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो चुके हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। सहारा की सहकारी समितियों में जिन निवेशकों के रुपए डूबे हुए थे, उन निवेशकों के रुपए लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही पीएम मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल के तहत 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को पंजीकरण करने का अधिकार है, उनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। मित्रों, लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी।
अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल में जो भी आवेदन ऑनलाइन पेश किया जाएगा उसका सत्यापन 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर SMS और पोर्टल के माध्यम से फैसले की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया, ये ट्रायल बेस है। और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए। ये सम्मान भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों को दिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। इससे भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण के डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। और राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में हमें लोगों को भूमि का डिजिटल पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भ्रष्टाचार पर लगाम, और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय डेटा सरकार के पास होगा, जिससे भूमि के सही स्वामी को ही भूमि मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराने तथा अन्य विभागों से लिंकेज स्थापित करने की परिणाम स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने से बहुत सहायता मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने से जैसे आपदाओं से स्थित दस्तावेज हो जाने पे ये उत्पन्न होने वाला जो समस्या है उसको भी ये सुलझ सकेगा। राष्ट्रपति ने लोगों से भूमि के डिजिटल पंजीकरण कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में लोग सालों साल भूमि विवाद में फंसे रहते हैं। ऐसे में अगर पहले ही कोई सही व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण होगा तो भूमि विवादों से बचा जा सकेगा। गांव में ऐसे होता है, 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में। इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जब उनका थोड़ा बहुत शिक्षित हुए, पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन की खर्चा, उनका कोर्ट फी के लिए जानकारी होने के बावजूद और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। कभी कभी जमीन विवादों में इतने सारे उलझ जाते हैं कि कभी कभी गांव में विवादों में घिरे रहने के कारण वाद विवाद गांव में ये लगे रहता है। मैं यहाँ 2 मंत्री ऑफिसर से उसका कैसे होगा, इसका व्यवस्था है कि नहीं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में 3 दिवसीय वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने बंदरगाह आधारित विकास के क्षेत्र में पिछले 9 सालों में प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं और दुनिया भर में भारत ने एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। मोदी सरकार के दृष्टिकोण को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि सागरमाला, पीएम गति शक्ति और मास्टर प्लान उन परियोजनाओं में से हैं जो देश को विश्व गुरु के अपने प्राचीन स्थान को फिर से हासिल करने में सक्षम बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया सतत शासन, आर्थिक विकास, जलवायु और समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद
ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के डिप्टी कमांडर सन्नू मंडावी ने आज बीएसएफ और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सली पर 3 लाख रुपए का इनाम था। वो मदनवाड़ा में हुए एसपी हत्याकांड सहित 45 जवानों की शहादत में शामिल था। सन्नू मंडावी परतापुर इलाके में सक्रिय था और अपने साथ इंसास और एसएलआर राइफल रखकर चलता था। सरेंडर के बाद सन्नू मंडावी ने बताया कि वह नक्सली संगठन में काफ़ी परेशान हो गया था। सन्नू मंडावी नक्सली संगठन के मिलिट्री प्लाटून नंबर 5 के सेक्शन ए का डिप्टी कमांडर था। नक्सली सन्नू मंडावी उर्फ शिवाजी साल 2005 में बाल संघम के रूप में भर्ती हुआ था। दिल्ली के बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने 6 करोड़ के गोल्ड प्लेट की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4.5 करोड़ का सोना बरामद किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी से पता चला कि उनके टीम के सदस्यों ने खुद को जीएसटी ऑफिसर बताकर 6 करोड़ की गोल्ड की ठगी का अंजाम दिया। इस वारदात में शामिल उनके अन्य सहयोगियों की पुलिस तलाश कर रही है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस वारदात को सुलझाने पर डीसीपी आउटर हरेंद्र सिंह से हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने खास बातचीत की। दिल्ली पुलिस की आउटर डिस्ट्रिक्ट ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है और जिस तरह से वो मोड ऑफ ऑपरेंडिस में लगातार चोरियां करते थे बड़े पैमाने पे, और उन्होंने इस बार 6 करोड़ की ज्वेलरी को लूटने की कोशिश करी। किस तरह से पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, इस पर बात करेंगे हरिंदर सिंह साहब से। हरिंदर जी, किस तरह का पूरा ये प्लान था, कैसे एग्जीक्यूट किया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या बैकग्राउंड था? लुधियाना के एक ज्वेलर है रविंद्र कुमार, उनका ज्वेलरी का वहाँ पे शोरूम है और दिल्ली से उनकी गोल्ड की सप्लाई अक्सर होती थी। उनके एम्प्लॉय यहाँ से आकर गोल्ड लेके जाते थे। 10 जुलाई को उनका ड्राइवर करतार सिंह और उनका एक एम्प्लॉय राजन बाबा उनकी एर्टिगा कार में दिल्ली आए थे और करोल बाग से 10 किलो गोल्ड 1-1 केजी के 10 डिस्क लेके जा रहे थे। रास्ते में रानी बाग के पास एक I-20 कार ने उनको इंटरसेप्ट किया और 2 लोग कार से उतर के आए जिन्होंने अपने आप को सेंट्रल जीएसटी का ऑफिसर बताया, अपना एक आई कार्ड भी दिखाया और ये बताया कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये गोल्ड अनऑथराइजली आप लेके जा रहे हैं। मालिक से बात कराने के बाद भी ये कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए तब गोल्ड रिलीज करेंगे और गोल्ड उनसे लेकर चले गए। अगले दिन ऑनर और उनके एम्प्लॉयज़ जीएसटी ऑफिस जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इस तरह की कोई सीजर नहीं की गई है, ना इस तरह का कोई अधिकारी वहाँ पे पोस्टेड है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि जहाँ पे कार रोकी गई थी वहाँ पे वो 2 अधिकारी जो इम्पर्सनेट कर रहे थे, गोल्ड लेके जाने के बाद वो I-20 कार उन लुधियाना की तरफ गई है जो हम ट्रैक करते रहे। पूरे वारदात का जो मास्टरमाइंड सुशील कुमार जिसको हमने अरेस्ट किया है, उस समय वो मुरथल में सुखदेव ढाबा पे बैठा हुआ वहाँ से ये सारा चीज़ ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है वो आगे मूव करता रहा है और शाहबाद जो अम्बाला के पास है वहाँ पे जाके फिर वो I-20 कार में आता है। तो उससे हमारा डाउट कंफर्म हो गया कि इस पूरे वारदात में सुशील कुमार का हाथ है। अपने प्लान को यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को 205.55 मीटर दर्ज किया गया। वहीं अब यमुना के पुराने लोहा पुल पर भी स्थिति सामान्य है। लोहा पुल पर रेल यातायात भी शुरू हो चुका है। यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने। राजधानी दिल्ली ने बाढ़ की तबाही का जो मंजर देखा वो मंजर तकरीबन 45 साल बाद देखने को मिला। 1978 में इसके पहले इस तरीके की बाढ़ आई थी और इस बार भी जो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हुई तो नतीजा ये रहा कि जो यमुना की बाढ़ का पानी है वो दिल्ली की सड़कों तक बह निकला। हालांकि अब स्थितियां सामान्य हैं। अब जो यमुना का जलस्तर है वो 205.71 है। हालांकि ये भी अब खतरे के निशान से ऊपर है। इस वक्त हम लोहे के पुल के पास मौजूद हैं और आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से लोहे के पुल का आवागमन बंद हो गया था। यहाँ से जो रेल का आवागमन था वो भी बंद हो गया था, लेकिन अब स्थितियां जो है सामान्य होती हुई नजर आ रही है। देखिए लोहे के पुल से ट्रेन का जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि जो रेल इस वक्त लोहे के पुल से जा रही है, रेल मंत्रालय के जरिए जो नियम लागू किए गए उनके हिसाब से यमुना के पुल से कोई भी ट्रेन यदि निकलेगी तो उसकी जो रफ्तार होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। लिहाजा आप देख सकते हैं कि कितनी
कितनी धीमी रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो लोहे के पुल को पार कर रही है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब पूरी दिल्ली पटरी पर लौट रही है। सड़कों पर जो जल जमाव की स्थिति उसमें भी काफी हद तक सुधार पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में यदि फिर से बारिश बढ़ती है, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने भी जताया है, तो पहाड़ी इलाकों में होने वाली बारिश का सीधा असर दिल्ली पर भी पड़ सकता है। ऐसे में एक नई चिंता जो अब सामने आ रही है वो बरसात के मौसम में होने वाली जो बीमारियां हैं, मसलन डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब इस चुनौती से दिल्ली वाले कैसे निपटेंगे। कैमरे पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, लोहा पुल, डीडी न्यूज। आज गांधीनगर में तीसरी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेपाल के वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत से मुलाकात की। भारत नेपाल की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पड़ोस पहले यानी नेबर फर्स्ट की नीति पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के अलावा आपसी हित के कई मुद्दों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। Discussions happened on global economic outlook, the risks and the macroeconomic implications, and in this specific attention was given for food and energy insecurity and also for climate change related issues. So global economic outlook has these specific issues discussed. तो इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।